अपने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफून वर्सेस राफेल के बारे में। दोस्तों, इस समय यूरोफाइटर कंसोर्टियम और डसाल्ट एविएशन में मानो एक युद्ध सा छिड़ गया है। और ये युद्ध है भारतीय वायुसेना के एमआरएफए टेंडर को लेकर के। आप सब जानते हैं कि MMRCA-1 से ही ये दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के तगड़े कॉम्पेटिटर रहे हैं। और माइनर डिफरेंस से ही जो राफेल था वो MMRCA-1 को जीता था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें डसाल्ट एविएशन को पूरी तरीके से यूरोफाइटर कंसोर्टियम डोमिनेट करने के प्रयास में है। और ऐसे ऐसे तथ्य उनके द्वारा सामने रखे जा रहे हैं जिसको भारत इग्नोर नहीं कर सकता। आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में अपने मीडिया वक्तव्य में कहा था कि तेजस मार्क 2 और MRFA इसकी अपनी उपयोगिता है और इन दोनों को भारतीय वायुसेना के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यूरोफाइटर कंसोर्टियम इस समय इस प्रोग्राम को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने में लगा है, जहां पर वो इंडियन एयरफोर्स को ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि MRFA के अंतर्गत आप जो 114 फाइटर चाहते हैं ये आसान काम नहीं है। क्योंकि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यही चाहती है कि जो भी फाइटर सेलेक्ट किए जाएं उनका निर्माण भारत में किया जाए और वो इंडियन मेड कंपोनेंट और TOT के साथ भारत में आए। लेकिन डसाल्ट एविएशन और यूरोफाइटर कंसोर्टियम में एक बड़ा मतभेद देखने को मिला है। दरअसल डसाल्ट एविएशन की बात करें तो प्राइस को लेकर के, सेटअप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने को लेकर के, कॉस्ट को लेकर के वो लगातार सवाल के घेरे पर रहे हैं। लेकिन यूरोफाइटर कंसोर्टियम का कहना है कि डसाल्ट एविएशन इस समय चाह करके भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पा रही है। डसाल्ट एविएशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना कर रही है अपने राफेल जेट्स के प्रोडक्शन को इन्हेंस करने में। खैर, अगर हम बात करें फ्रांस की फैसिलिटी की, तो ये टारगेट रहा था उनका कि वो बहुत जल्दी 24 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक बनाएंगे। लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाई हैं। और इस समय रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फ्रेंच कंपनी यानी डसाल्ट एविएशन 2025 के पहले 24 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक का जो प्रोडक्शन रेट है उसको अचीव नहीं कर पाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रोडक्शन रेट के साथ जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो उसको वो पूरा कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर भारत इस पे ऑर्डर अपना देता है 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का, तो वो कब तक मिलेंगे और कैसे डसाल्ट एविएशन उस नीड को पूरा करेगी। खैर, आपको बताते चलें कि डसाल्ट एविएशन का प्लान तो ये है कि वो भारत में जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और एक समय तक ये सारी चीज़ें काफ़ी सेंस भी बना रही थी, लेकिन हाल ही में डसाल्ट एविएशन ने भी कुछ ऐसी बातें कही हैं जो भारत के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को एक बार फिर से सोचने में विवश कर सकती हैं। डसाल्ट एविएशन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर भारत में उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आती है तो 100% ओनरशिप जो होने वाली है वो डसाल्ट एविएशन के पास ही होगी। और ऐसे में इस शर्त को क्या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मानेगी, इसमें भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। क्योंकि भारत ये चाहता है कि जो भी प्रोडक्शन प्लांट भारत में लगे उसमें भारत को भी फायदा मिले। भारत यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा है जिसमें भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, लोकल पार्टनरशिप को और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत दूसरे जो बेनिफिट है उनको एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर 100% ओनरशिप डसाल्ट एविएशन के पास रही तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पार्ट्स को फ्रांस से ही सोर्स करें और सीधा भारत में असेंबल करने में लग जाएं। और यही चीज़ जो यूरोफाइटर कंसोर्टियम है इसने भी प्रश्न के माध्यम से उठाई है भारत के सामने कि भारत डसाल्ट एविएशन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा दिखा रहा है। इसके अलावा यूरोफाइटर कंसोर्टियम की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर इस प्रोडक्शन प्लांट को मंजूरी दे भी देती है डसाल्ट एविएशन की, तो बहुत ही मुश्किल होगा कि वो तकरीबन 12 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर से ज़्यादा भारत में बनाएं। यानी कि अगर आप 12 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर का प्रोडक्शन रेट भी लेकर आगे चलते हैं, तब भी जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनके ऑर्डर्स को पूरा करने में लगभग 9 वर्षों का समय फ्रांस को लगेगा या डसाल्ट एविएशन की फैसिलिटी को लगेगा। क्या भारत के पास इतना टाइम है कि भारत 9 वर्षों तक इंतजार कर सके? और इसी चीज़ पर बात करते हुए यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने कहा कि हम भारत की इस समस्या का एक त्वरित समाधान कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बना सकते हैं। और ऐसे में अगर ये जेट इतनी बड़ी संख्या में बने तो ये लो कॉस्ट में राफेल की तुलना में भारत को मिल सकते हैं। और भारत की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ये किसी भी प्रकार से यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होने वाली है। ये ना सिर्फ अफोर्डेबल होंगे बल्कि भारत की ज़रूरत के हिसाब से जितनी भी मॉडिफिकेशंस हैं ये यूरोफाइटर टाइफून में कर सकता है यूरोफाइटर कंसोर्टियम। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि अभी यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने भारत में कोई ऑफिशियल अपना पार्टनर सेलेक्ट नहीं किया है। संभावित है कि अगर उनको मौका मिलता है तो कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी ही होगी जो यूरोफाइटर कंसोर्टियम के साथ टाई अप करेगी और भारत में इन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग हम देखेंगे अगर ये MMRCA-2 या MRFA को जीतते हैं। ये डेवलपमेंट ऐसे समय पर आ रहा है जब MRFA कंपटीशन पर खुद सवाल उठने शुरू हुए हैं और वो सवाल उठ रहे हैं इनकी टाइमलाइन को लेकर के।
क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। और मोटे-मोटे तौर पर अगर हम एमआरएफए की बात कर ही रहे हैं, तो आपको एक बात बता दें, ऐसा नहीं है कि अगर हमने डसॉल्ट एविएशन को ऑर्डर दिया या यूरोफाइटर कंसोर्टियम को ऑर्डर दिया या फिर बोइंग को ऑर्डर दिया तो हमें तुरंत ये एयरक्राफ्ट मिल जाएँगे। क्योंकि भारत ने एक स्पष्ट चीज़ कही है कि जो एयरक्राफ्ट हैं, उनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स की बात ये कहती है कि तकरीबन 2 वर्ष से 3 वर्ष तो इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करने में ही चले जाएँगे और उसके बाद आप तकरीबन 1 से 2 वर्ष पहले एयरक्राफ्ट के रोल आउट में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी बहुत मुश्किल है कि 4 वर्ष से पहले जो मेड इन इंडिया फाइटर है, वो मिल जाए। वो भी तब जब सारी चीज़ें निर्विरोध रूप से आगे बढ़ें, उनमें कोई अड़चन ना आए, कोई डिले ना आए। और अगर हम डसॉल्ट एविएशन की बात करें तो उनका ऑर्डर बुक ऑलरेडी 200 को पार कर चुकी है और वो मौजूदा जो ऑर्डर्स हैं, उनको ही पूरा करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा करती हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात अब अपने राफेल के नंबर्स में कटौती कर सकता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि समय से ये एयरक्राफ्ट उनके लिए उपलब्ध नहीं होने वाले हैं। और सेम चीज़ भारत के केस में होगी। भारत ऑलरेडी 26 की संख्या में जो राफेल फाइटर्स हैं, इनको खरीदने का मन बना रहा है, या यूँ कह लें डील ऑलमोस्ट फाइनल है राफेल एम की। लेकिन ये एयरक्राफ्ट कब तक मिलेंगे, इस पे प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। क्योंकि जब 2016 में राफेल की डील फाइनलाइज हुई थी तो उस समय डसॉल्ट एविएशन के पास ऑर्डर्स भी नहीं थे। तब भी भारत को पहला एयरक्राफ्ट मिलने में 3 वर्ष का समय लगा। तो ऐसे में हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 200 की ऑर्डर बुक के होते हुए डसॉल्ट एविएशन फिर से 3 वर्ष में भारत को जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर करना शुरू कर देगी? ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तुरंत जो है यूरोफाइटर कंसोर्टियम को कॉन्ट्रैक्ट सौंप देगी, क्योंकि आपको बता दें कि ये एक कंसोर्टियम है जहां पर अलग-अलग देश मिलकर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं यूरोफाइटर प्रोग्राम में ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि मान लीजिए किसी भी देश के साथ भारत के आगे चल के डिप्लोमेटिक रिलेशन या सैन्य संबंध अच्छे नहीं रहते हैं और वो भारत पर एम्बार्गो यानी प्रतिबंध लगा देता है, तो भारत स्ट्रगल कर सकता है। और यही सारी चीज़ों को कंसिडर करके MMRC 1 में भी जो राफेल फाइटर है, इसको सेलेक्ट किया गया था। अब तीसरा कंटेंडर जो कि बोइंग है, बोइंग बेशक अपने F-15EX को सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि MRFA का मतलब है मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि मीडियम वेट का जो एयरक्राफ्ट है वो हमें चाहिए। और जो F-15EX है वो सुखोई 30 MKI की तरह एक हैवी वेट फाइटर है और वो फिलहाल पहले ही क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। अब चाहिए ये कि या तो मनोहर पर्रिकर सर ने जो सजेशन दिया था उसको एक्सेप्ट किया जाए, या फिर जो हमारे लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत सर थे, उन्होंने जो अपना रोड मैप दिया था राफेल के प्रोक्योरमेंट का, हम उसको सेलेक्ट करें। क्योंकि उन्होंने पहले ये, चाहे मनोहर पर्रिकर सर की बात करें या फिर अगर हम बात करें अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी की, तो उन्होंने पहले भी कहा था कि आप इकट्ठा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद को आसान मत समझिए, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट बर्डन आएगा और शायद भारत इसको अफोर्ड भी ना कर पाए। ऐसी स्थिति में ये प्रोग्राम लगातार डिले होता रहेगा और चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी हो भी रही हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं 2021 से ये प्रोग्राम लटका हुआ है और अभी तक इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी नहीं मिली है। तो आपको क्या लगता है, भारत को क्या करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।